आज हम सामाजिक विज्ञान के 25 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर के बारे में बात करेंगे। सोशल साइंस कहने का मतलब सामाजिक विज्ञान के 25 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर होंगे और सारे के सारे लॉन्ग टाइप के प्रश्न होंगे, यानी कि 6 नंबर के प्रश्न होंगे जो कि 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। और आज हम सामाजिक विज्ञान के सारे महत्वपूर्ण टॉपिकों के बारे में बात करेंगे, वो भी 25 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर होंगे, सारे के सारे 6 नंबर के प्रश्न होंगे। तो चलिए बात करते हैं कि जो मेरा पहला प्रश्न क्या है। चलिए बात करते हैं पहला प्रश्न क्या है, और साथ ही साथ में चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मेरा पहला प्रश्न है कि स्टूडेंट्स बिल्कुल पूरी किताब के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए। पूरी किताब के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे आज की इस क्लास में, और बने रहिए अंत तक, वीडियो को पूरा देखें, कहीं पर भी मिस ना करें, क्योंकि स्टूडेंट्स आपको ही फायदा होने वाला है। चलिए बात करते हैं कि प्रश्न नंबर 1 क्या है मेरा, कि 1789 की फ्रांसीसी क्रांति का फ्रांस व यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा। ये देखिए प्रश्न नंबर 1 आपका है कि 1789 की जो फ्रांसीसी क्रांति है, 1789 की जो फ्रांसीसी क्रांति है उसका फ्रांस व यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा है। ये प्रश्न आपसे बोर्ड में 6 अंक का पूछा जाएगा। इन प्रश्नों को नोट करते जाइएगा, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं। चलिए प्रश्न नंबर 2 देख लेते हैं कि प्रश्न नंबर 2 मेरा क्या है कि वियना सम्मेलन। चलिए प्रश्न नंबर 2 क्या है कि जो आपका वियना सम्मेलन है, चलिए जो आपका वियना सम्मेलन है और वियना कांग्रेस सम्मेलन है, ये कब और कहाँ हुआ। चलिए अगर आप लोगों को ये इन प्रश्नों को उत्तर अगर ना मिले तो आप लोग मुझे कमेंट में करके बता दीजिएगा, मैं इन सारे के सारे प्रश्नों को उत्तर भी आपको बता दूंगा। चलिए आपको घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लोगों को इन प्रश्नों के उत्तर ना मिले तो आप लोग मुझे कमेंट में करके बता दें कि सर मुझे इन प्रश्नों के उत्तर नहीं मिल रहे हैं, आप मुझे हल करा दीजिए, तो मैं इन प्रश्नों के उत्तर हल करा दूंगा। चलिए प्रश्न नंबर 3 देख लेते हैं कि इटली के एकीकरण पर प्रकाश डालिए। चलिए इटली के एकीकरण पर प्रकाश डालिए, या फिर इस प्रश्न को हमसे इस तरीके से पूछ सकता है कि इटली के एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन करो। इटली के एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन करो, साथ ही साथ में, या फिर ये जो प्रश्न है यहाँ पर से देखिए, ये देखिए 2 महत्वपूर्ण प्रश्न है यहाँ पर देखिए आपके बन रहे हैं कि इटली के एकीकरण पर प्रकाश डालिए, साथ ही साथ में, या फिर इस तरीके से पूछ सकते हैं। एक प्रश्न ये है, एक प्रश्न ये है, और या फिर हमसे इस तरीके से पूछ सकता है, किस तरीके से स्टूडेंट्स, की इटली के एकीकरण पर प्रकाश डालिए। इन दोनों के प्रश्न सेम होंगे। चलिए बात करते प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न नंबर मेरा 4 देख लेते क्या। प्रश्न नंबर 4 देख लेते क्या है कि नमक सत्याग्रह क्यों प्रारंभ किया गया। जो नमक सत्याग्रह जो है वो क्यों प्रारंभ किया गया, और हमें इसका आंसर लिखना है, और साथ ही साथ में हमें उसका संक्षिप्त विवरण दीजिए। उसका हमें संक्षिप्त विवरण देना है कि जो नमक सत्याग्रह है जो आपका, वो क्यों प्रारंभ किया गया, ये प्रश्न है। चलिए प्रश्न नंबर क्या है कि नमक सत्याग्रह क्यों प्रारंभ किया गया, साथ ही साथ में, और में इसका आंसर किसका, उसका संक्षिप्त हमें विवरण देना है। चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखिए मेरा क्या है, प्रश्न नंबर 5 के बारे में बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 5 देख लीजिए स्टूडेंट्स कि मेरा प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के 3 कारणों को लिखो। ये प्रश्न मैंने भारत के राष्ट्रवाद से उठाया है, और सारे के सारे प्रश्न हमने आपकी पूरी जो किताब है, पूरी किताब के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, और हमने पूरी किताब के पूरे महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं। चलिए भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के 3 कारणों को लिखो, ये देखिए प्रश्न है। अगर आप लोगों को इन प्रश्न उत्तर अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 देख लेते हैं क्या है, आप लोग साथ ही साथ में स्क्रीनशॉट भी लेकर चलिएगा। प्रश्न नंबर 6 देख लेते हैं मेरा क्या है कि असहयोग आंदोलन जो है वो क्यों प्रारंभ किया गया, साथ ही साथ में असहयोग आंदोलनकारियों के 4 कार्य लिखो। चलिए जो असहयोग आंदोलन है वो क्यों प्रारंभ किया गया, और आंदोलनकारियों के 4 कार्य लिखो। ये देखिए प्रश्न है कि प्रश्न नंबर 6 के बारे में बात करते हैं कि जो असहयोग आंदोलन है यह क्यों प्रारंभ किया गया, और साथ ही साथ में आंदोलनकारियों के 4 कार्यों को लिखो। चलिए आप लोग पहले इनका स्क्रीनशॉट भी लेकर चलिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। प्रश्न नंबर 5 आपका क्या है कि भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के 3 कारणों को लिखो, और प्रश्न नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 3 क्या है मेरा कि इटली के एकीकरण पर प्रकाश डालिए, और इटली के एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन करो। चलिए ये प्रश्न हमने अभी आपके 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे, 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। और प्रश्न नंबर 7 देख लेते क्या कह रहा मेरा कि
प्रश्न नंबर 7 देख लेते हैं मेरा क्या कह रहा है कि चलिए आप लोग साथ ही साथ में स्क्रीनशॉट भी लेकर चलिएगा। प्रश्न नंबर 7 मेरा कह रहा है कि महात्मा गांधी जो हैं और महात्मा गांधी के जो सत्याग्रह है, महात्मा गांधी का जो सत्याग्रह है उस पर हमें एक निबंध लिखना है। चलिए उस पर हमें एक निबंध लिखना, कहीं ना कहीं आप लोगों को सिर्फ इतना ही पढ़ना है और इतने में से ही आपको सारे के सारे प्रश्न जो हैं इतने में से ही मिल जाएंगे। चलिए प्रश्न नंबर 7 के बारे में बात करते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 7 के बारे में बात करते हैं कि जो महात्मा गांधी के सत्याग्रह पर एक निबंध लिखना है। चलिए एक निबंध अगर आप लिख देंगे तो आपको स्टूडेंट्स 6 अंक मिल जाएंगे। चलिए प्रश्न नंबर 2 देख लेते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 8 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं कि महामंदी का जो आशय है, चलिए महामंदी का जो आशय है ये इसके मुख्य 2 कारण बताइए। जी हाँ, महामंदी का जो आशय है इसके हमें 2 मुख्य कारण लिखने कि महामंदी का क्या आशय है, इसके मुख्य 2 कारण बताइए, इसके 2 प्रभाव भी लिखिए। चलिए इसके 2 प्रभाव भी लिखिए और साथ ही साथ में स्टूडेंट्स चलिए प्रश्न नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9 मेरा देख लेते हैं क्या है कि प्रश्न नंबर 9 कि विश्व अर्थव्यवस्था ने, चलिए विश्व अर्थव्यवस्था है और ये देखिए प्रश्न नंबर 9 सारे के सारे महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। चलिए कि विश्व अर्थव्यवस्था ने कैसे स्थान ग्रहण किया। चलिए विश्व अर्थव्यवस्था ने जो है, जो आपकी विश्व जो अर्थव्यवस्था है उसने कैसे ग्रहण स्थान किया और इसमें तकनीकी का क्या योगदान रहा, इसमें तकनीकी का क्या योगदान रहा, इस तरीके से आपको इसका आंसर देना है। और बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। चलिए प्रश्न नंबर 10 देख लेते क्या है मेरा कि मृदा के निर्माण में कौन से 4 कारक सहायक होते हैं। ये देखिए प्रश्न नंबर 10 है मेरा, और कि मृदा के निर्माण में कौन से ऐसे 4 कारक हैं जो सहायक होते हैं। चलिए स्टूडेंट्स अब हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर। पहले इस प्रश्नों का आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। चलिए स्क्रीनशॉट लेकर चलिएगा, साथ ही साथ में कहीं पर भी आपको कोई दिक्कत ना हो। और चलिए प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 9 और प्रश्न नंबर 10 इतना आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। प्रश्न नंबर 11 देख लेते क्या है मेरा। प्रश्न नंबर 11 देख लेते हैं कि मृदा अपरदन से क्या अभिप्राय। पहले हमें मृदा अपरदन की परिभाषा लिखनी है, साथ ही साथ में हमें उसका फिर आगे क्या कह रहा है कि मृदा अपरदन, चलिए मृदा अपरदन के लिए उत्तरदायी कारणों का वर्णन करो। अब जो मृदा अपरदन जो होता है वो कैसे होता है उसके हमें निम्न कारण भी लिखने हैं। साथ ही साथ में पहले में लिखना है कि मृदा अपरदन से क्या अभिप्राय है और फिर हमको लिखना है कि मृदा अपरदन के लिए उत्तरदायी कारणों का वर्णन करो। चलिए फिर पढ़ते प्रश्न नंबर 12 भी देख लेते हैं मेरा क्या है। प्रश्न नंबर 12 देख लेते हैं और चलिए प्रश्न नंबर 12 पहले प्रश्न नंबर 11 को आप लोग समझ लीजिएगा कि प्रश्न नंबर 11 आपका क्या कह रहा है और फिर हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 की ओर। चलिए प्रश्न नंबर 12 देख लेते हैं क्या कि भारत में लौह अयस्क के उत्पादन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। कि जो भारत में जो लौह अयस्क है और उस अयस्क के उत्पादन पर क्या करना है, हमको क्या करना है, संक्षेप में टिप्पणी लिखना है। हमको उस पर संक्षेप में टिप्पणी लिखना है। और कैसे टिप्पणी लिखेंगे, हम तो ये देखना है कि जो लौह अयस्क है वो किन किन तरीकों से उत्पादित किया जाता है और उन्हीं पर हमें कम से कम ये मान लीजिए कि हमको 5 हेडिंग में लिखना है। 5 हेडिंग में अगर आप लिख देते हैं तो आपको स्टूडेंट्स पूरे के पूरे अंक मिल जाएंगे। चलिए प्रश्न नंबर 13 देख लेते हैं कि प्रश्न नंबर 13 क्या है। प्रश्न नंबर 13 देख लेते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 13 देख लीजिएगा क्या मेरा कि विकेंद्रीकरण। चलिए विकेंद्रीकरण क्या है, विकेंद्रीकरण क्या है, इसके लिए भारतीय संविधान में क्या व्यवस्था दी गई है और साथ ही साथ में किन्हीं 4 का उल्लेख करो। समझिए ये प्रश्न है आपका। इस प्रश्न को पहले आप लोग समझिए कि प्रश्न क्या है मेरा कि विकेंद्रीकरण क्या है, विकेंद्रीकरण क्या है, साथ ही साथ में इसके लिए भारतीय संविधान में क्या व्यवस्था दी गई, किन्हीं 4 का उल्लेख कीजिए। पहले हमको विकेंद्रीकरण की परिभाषा लिखनी है और फिर बाद में लिखना है कि इसका जो है भारतीय संविधान में क्या व्यवस्था की गई और साथ ही साथ में हमें उसके 4 प्रकार यानी कि 4 का उल्लेख करना है। 4 का अगर हम उल्लेख कर देंगे तो 6 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे स्टूडेंट्स। चलिए और इतना समझ में आया है तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 को कि भारत में संघीय व्यवस्था। चलिए प्रश्न नंबर 14 देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 14 देख लीजिएगा कि भारत में संघीय व्यवस्था कैसी है, जो भारत में जो संघीय व्यवस्था कैसी है। और ये प्रश्न आपका छोटा है लेकिन पूछा कई बार जाता है, 6 अंक का सीधे पूछा जाएगा। चलिए
चलिए प्रश्न नंबर 15 को बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 15 मेरा क्या कह रहा है, चलिए प्रश्न नंबर 15 के बारे में बात कर लें कि नेपाल में लोकतंत्र शासन कैसे प्रारंभ हुआ। चलिए जो नेपाल में जो लोकतंत्र जो शासन है वो कैसे प्रारंभ हुआ और साथ ही साथ में संक्षेप में उसका हमें उल्लेख करना है। चलिए उसका हमें संक्षेप में उल्लेख करना है कि जो नेपाल में जो लोकतंत्र जो शासन है वो कैसे प्रारंभ किया गया और इसका हमें संक्षेप में उल्लेख करना है। चलिए प्रश्न नंबर 16 देख लेते हैं कि प्रश्न नंबर 16 मेरे देख लीजिए क्या है कि प्रश्न नंबर 16 देख लीजिए कि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली से होने वाले 4 लाभ लिखिए। चलिए लोकतांत्रिक शासन प्रणाली से कौन कौन से ऐसे 4 लाभ होते हैं हमें उसका वर्णन करना है और फिर स्टूडेंट्स और पहले हमको उसमें 4 लाभ लिखने हैं। आपको उसमें से तो कौन कौन से 4 लाभ हैं आप लोगों को वो 4 लाभ लिख देने। फिर बढ़ते प्रश्न नंबर 17 मेरा क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 17 कह रहा है कि भारतीय लोकतंत्र की सफलता के लिए किन्हीं 4 आवश्यक दशाओं का वर्णन करो। 4 आवश्यक दशाओं को वर्णन करना है हमें यहाँ पर कि समझिए पहले प्रश्न क्या कह रहा है, समझिए पहले प्रश्न को समझिए क्या कह रहा है कि भारतीय लोकतंत्र की सफलता के लिए किन्हीं 4 आवश्यक दशाओं का वर्णन करना है। और इतना समझ में आए तो प्रश्न नंबर बढ़ते हैं 18 को। प्रश्न नंबर 18 देख लेते हैं क्या मेरा कि भारतीय लोकतंत्र के समक्ष, चलिए कि भारतीय प्रश्न में 18 देख लीजिए कि भारतीय लोकतंत्र के समक्ष क्या चुनौतियां हैं और किन्हीं 3 चुनौतियों का वर्णन करना। चलिए 3 चुनौतियां लिखेंगे और एक चुनौती आपकी 2-2 नंबर की होगी, साथ ही साथ में मिलकर 6 अंक हो जाएंगे। चलिए इस तरीके से लिखना है कि प्रश्न मेरा कह रहा है कि भारतीय लोकतंत्र के समक्ष क्या चुनौतियां हैं और किन्हीं 3 का वर्णन करना है और 3 आपको लिखने, 3 हेडिंग डालकर आपको लिख देनी है। और प्रश्न नंबर फिर मेरा नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 19 को बढ़ते हैं। इस बार विकसित देशों के बारे में लिखना है हमको। प्रश्न नंबर 19 देख लेते हैं कि विकसित देशों की किन्हीं 3 प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करो। जो विकसित देश हैं और विकसित देशों की हमें 3 विशेषताएं लिखनी है। चलिए विकसित देशों की हमको 3 विशेषताएं लिखनी है और साथ ही साथ में 1 विशेषता डालेंगे, हेडिंग 2 डालेंगे, पहले हेडिंग 3 डालेंगे और ये 3-3 नंबर 2-2 नंबर के पूछे जाएंगे, साथ ही साथ में आपके 6 अंक हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 20 की ओर। चलिए प्रश्न नंबर 20 देख लेते हैं क्या मेरा। प्रश्न नंबर 20 देख लेते हैं कि संगठित और असंगठित क्षेत्रकों में अंतर कीजिए। संगठित पहले हमको डाली संगठित क्षेत्र और फिर असंगठित क्षेत्र डालना है और इसमें से हमको अंतर लिखना है। चलिए इतना समझ में आया है। और फिर वैश्वीकरण क्या है, ये प्रश्न है नेक्स्ट कि वैश्वीकरण क्या है, इसका कोई एक लाभ बताइए। चलिए वैश्वीकरण क्या है, इसका कोई लाभ बताइए और साथ ही साथ में अगर इसका आप लाभ लिख देते हैं तो आपका 6 अंक पक्का हो जाएगा। चलिए विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हैं, प्रश्न नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं कि विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हैं, इसके लाभों का वर्णन करो। अगर विदेशी व्यापार से पहले आपको उसकी हेडिंग में डालना, पहले विदेशी व्यापार, फिर उसके बारे में लिखना है और फिर लिखना है इसके लाभों का वर्णन करना है। और अगर आप इसके लाभों का वर्णन कर देते हैं तो चलिए प्रश्न नंबर 23 देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 23 देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 23, भारत में विदेशी व्यापार को आकर्षित करने के लिए कोई 3 उपाय सुझाइए। कोई 3 उपाय हमको लिखने हैं। फिर प्रश्न नंबर 44 क्या कह रहा है कि प्राथमिक क्षेत्र को परिभाषित करो। प्रश्न नंबर 25 क्या कह रहा है कि देश के आर्थिक विकास में सार्वजनिक क्षेत्र के योगदान पर एक टिप्पणी लिखो। चलिए ये थे स्टूडेंट्स आपके कितने 25 महत्वपूर्ण टॉपिक। चलिए 25 महत्वपूर्ण टॉपिक। अगर आप लोगों को इन सारे के सारे 25 महत्वपूर्ण टॉपिकों के हल चाहिए, पूरे के पूरे हल चाहिए, तो आप लोग स्टूडेंट्स, आप लोगों को कुछ नहीं करना, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आज के लिए वीडियो को इतना ही रखते हैं। पहले आप लोग इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा 23, 24, 25। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही रखते हैं।